Good morning, everyone, once again. And today we'll start with the another topic of our second unit, the money supply and the Federal Reserve System. The money supply and the Federal Reserve System. देखो अब जो इस यूनिट में इस टॉपिक का या चैप्टर का जो नाम है वो है मनी सप्लाई और फेडरल रिजर्व सिस्टम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? स्टूडेंट्स, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। यस सर। ठीक। तो फेडरल रिजर्व सिस्टम है। अब फेडरल बैंक तो इंडियन बैंक नहीं है। अब इसका रीजन ये है कि ये जो रीडिंग्स हैं, जो चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है, ये एक फॉरेन ऑथर की बुक है। यानी कि जो ऑथर है ही बिलोंग्स टू यूएस। अब वो यूएस से बिलोंग करता है तो उसने जो चैप्टर लिखा है वो उसी के हिसाब से लिखा है। अदरवाइज समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैसे समझना है? समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना इस तरह से है कि फेडरल रिजर्व सिस्टम की जगह हमें सेंट्रल बैंक रिजर्व सिस्टम ये समझना है। क्योंकि जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल बैंक है, वो सेंट्रल बैंक है किसका? यूएस का। यूएस का क्या है? सेंट्रल बैंक है। ठीक है, इसलिए उसको हमें इस तरह से समझना है, सेंट्रल बैंक सिस्टम। इज दैट ओके? हेलो हेलो स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो। तो सेंट्रल बैंक रिजर्व सिस्टम वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसमें जो सबसे पहले टॉपिक हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, द फर्स्ट टॉपिक इज मनी। द क्वेश्चन इज व्हाट इज मनी। क्वेश्चन है व्हाट इज मनी। यस, कौन बताएगा आप में से व्हाट इज मनी? मनी के बारे में यस। हाँ जी स्टूडेंट्स, कौन बताएगा आप में से व्हाट इज मनी? Sir, money is a medium of exchange. अच्छा, और हम्म आगे चलिए, कोई बात नहीं, अब सुनिए ध्यान से। देखो बेटे, जो मनी है, मनी को डिफाइन करना या मनी को एक्सप्लेन करने के लिए कोई एक क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है। उसका रीजन यह है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन मनी ऑन अ सिंगल बेसिस। सो देर आर डिफरेंट मल्टीपल बेसिस ऑन विच मनी इज बीइंग डिफाइंड। अब मनी के साथ जो डेफिनेशनल इश्यूज तो हैं, ये आपके हमने जो मनी बैंकिंग का पिछले सेमेस्टर में आपने क्या कहते हैं कि जीई का पेपर पढ़ा है, उसमें हमने डिस्कस किया था कि मनी के साथ डेफिनेशनल इश्यूज तो हैं ही। ठीक है, बट फिर भी जनरली मनी को डिफाइन कैसे किया जाता है वो मैं बता देता हूं कि इट रेफर्स टू एनीथिंग दैट हैज general acceptance as a medium of exchange that has general acceptance as a medium of exchange and at the same time it also acts
as a measure of value and store of value of different goods and services, of different goods and सर्विसेज, कि जो डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी मेजर ऑफ वैल्यू और स्टोर ऑफ वैल्यू के फॉर्म में ये काम करता है। ये जनरली हम मनी को इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि इस डेफिनेशन का क्रक्स क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहली बात जो इस डेफिनेशन में हमें ध्यान में रखनी है, सबसे पहली बात है कि ये है जनरल एक्सेप्टेंस, यानी कि जनरल एक्सेप्टेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एनीथिंग टू बी डिफाइंड एज मनी। किसी भी चीज को अगर हमें एज अ मनी डिफाइन करना है तो उसके लिए जनरल एक्सेप्टेंस का होना बहुत जरूरी है। अब जनरल एक्सेप्टेंस का मतलब है सोसाइटी में पीपल शुड हैव एक्सेप्टेंस फॉर एक्सचेंज पर्पसेस। मान लीजिए आपने बहुत बार देखा होगा रियल लाइफ में कि हम क्या करते हैं, कई बार हमारा जो नोट होता है वो कटा या फटा रहता है, या सुनो, या पुराना होता है, थोड़ा सा उसकी जो कंडीशन होती है फिजिकल फॉर्म में कंडीशन वो इतनी बेहतर नहीं होती है। देखा आपने ये? हेलो? यस सर। ठीक है, तो जब वो नोट हम किसी को देते हैं एक्सचेंज के लिए, वो मना कर देता है, कहता है भाई साहब दूसरा नोट दे दो। बहुत बार हम लोग भी ऐसा कहते हैं कि जब कोई भी शॉपकीपर या वेंडर जिससे हमने सामान खरीदा है उससे जब हम पेमेंट देते हैं या उसके एक्सचेंज में वो कुछ चेंज हमें देता है, जैसे मान लीजिए 100 रुपए का सामान लेना था और हमने उसे 500 रुपए का नोट दिया है, तो ऑब्वियस बात है हमें चेंज रिटर्न करेगा, यस और नो? हेलो? यस सर। ठीक है ना। अब वो जो चेंज हमें वापस देता है उसमें अगर कोई नोट हमें ठीक नहीं लिखता तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते ना। हेलो? हेलो? यस सर। यस ठीक सर। है, तो मतलब ये हो गया कि उस नोट की जनरली हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उस नोट को जनरल एक्सेप्टेंस उसकी नहीं है। तो किसी भी चीज को एज अ मनी एक्ट करने के लिए जनरल एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। दैट मीन्स एवरीबडी शुड बी एग्रीड ऑन दैट थिंग, दैट यस वी विल यूज दिस थिंग फॉर द सेटलमेंट ऑफ डेट्स। कि जो भी सेटलमेंट्स हैं ट्रांजैक्शंस की, यानी कि जो भी सेटलमेंट है, सेटलमेंट्स ऑफ डेट्स हैं। सेटलमेंट्स ऑफ डेट्स मतलब जब भी आप कोई सामान परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उसमें डेट सेटलमेंट होता है ना। मान लीजिए आपने ए ने बी से शुगर खरीदी, तो बी इज सपोज टू डिलीवर हिम द शुगर एंड ए इज सपोज टू मेक द पेमेंट। तो दैट मीन्स if he has delivered the sugar then A is in the debt of B that he is supposed to make payment। अगर इसने ₹50 की शुगर खरीदी है तो A के ऊपर ₹50 का डेट है जो इसे पे करना है। Am I right? हेलो? यस सर। ठीक है, तो इसलिए सेटलमेंट्स और डेट्स के लिए जनरल एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। अब सवाल है ये जनरल एक्सेप्टेंस आती कैसे है? इस जनरल एक्सेप्टेंस को लाता कौन है? कौन ये एंश्योर करता है? किस बात से ये एंश्योर होता है कि भाई जो मनी हम पे कर रहे हैं उसमें जनरल एक्सेप्टेंस हो? तो वो हमें जनरल एक्सेप्टेंस पता चलती है दो चीजों से, कि वो हमें जनरल एक्सेप्टेंस देती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एंश्योर करती है बाय सर्टेन रूल्स और लॉज कि ये चीज गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। डिक्लेयर गवर्नमेंट का जब ये डिक्लेयर करना होता है उसको हम बोलते हैं लीगल टेंडर। उसे हम लोग कहते हैं लीगल टेंडर। ठीक है, लीगल टेंडर यानी कि लीगल टेंडर जो है गवर्नमेंट उसको लीगल टेंडर दे देती है। लीगल टेंडर देने का मतलब है गवर्नमेंट ने एक तरीके से
लीगली उसे परमिशन दे दी दैट द पीपल में यूज दिस थिंग or this thing in whatever form the government declares that as a money for the settlement of debts. That means if you are supposed to pay to someone, you can pay that thing in this form. This is what the general acceptance and legal tender means. Is that okay? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, कि गवर्नमेंट ने उसे लीगल टेंडर दे दिया। अब लीगल टेंडर दे दिया तो लीगल टेंडर का मतलब हो गया एक तरीके से एश्योरेंस गवर्नमेंट ने दे दी उस चीज की कि भाई हम एज अ गवर्नमेंट हम ये कह रहे हैं आपको कि आप, तो उससे क्या होता है, लोगों का ट्रस्ट, लोगों की जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है, वो जो बिलीफ है, जो फेथ है, वो स्टैब्लिश हो जाता है। अब मान लीजिए किसी से अगर हम कोई भी नोट लेते हैं, चाहे 100 रुपए का, चाहे 50 का, चाहे 10 का, चाहे 500 का, तो अब शायद आता है, 500 का आता है नोट अभी, हाँ 500 का आता है, 500 का, 1000 का नहीं आता, 500 का या 2000 का, जितने का भी नोट लेते हैं, तो वो नोट एक्सेप्ट करते वक्त हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है, कभी ये क्वेश्चन भी अराइज नहीं होता कि ये नोट इनवैलिड है। क्या अराइज होता है कभी क्वेश्चन? No, sir. ठीक है ना। हाँ, उसकी फेकनेस को हम जरूर चेक करते हैं, नकली तो नहीं है कहीं, दुकानदार भी चेक करता है, हम भी कई बार जब ज्यादा पेमेंट एक्सेप्ट करनी होती है, बट उसकी फेकनेस के अलावा हमारे अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता कि हाँ मैं आज ये 2000 रुपए इससे ले रहा हूं तो कल को कोई मेरे से 2000 रुपए ये एक्सेप्ट नहीं करेगा एक्सचेंज के लिए। क्या ऐसा आता है कभी क्वेश्चन माइंड में? नो सर। ठीक है, वो किस लिए नहीं आता? क्योंकि हम वी बिलीव इन दैट थिंग, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस है उस चीज में, यानी कि उस नोट में हमें वो कॉन्फिडेंस नजर आता है कि अगर 2000 का नोट मेरे हाथ में है तो 2000 रुपए वैल्यू की गुड्स और सर्विसेज आई एम एबल टू बाय और एक्सचेंज विद दिस थिंग। यस और नो? तो वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो कॉन्फिडेंस हमें किससे मिला है? लीगल टेंडर से मिला है। अब मान लीजिए मैं लिख के दे दूं कि ये 2000 रुपए की वैल्यू का एक कागज पर, तो क्या उसकी वैल्यू होगी? क्या उसमें कॉन्फिडेंस सबको आ जाएगा क्या? हाँ जी, No, sir. ठीक है ना। तो उसके लिए कॉन्फिडेंस क्यों मिला? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको बैकअप किया है, गवर्नमेंट ने उसे बैक किया है, और वो जो लीगल टेंडर दिया है वही जनरल एक्सेप्टेंस को बढ़ाता है, वही गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम किए जिसकी वजह से पीपल विद इन दैट जियोग्राफिकल एरिया, जो भी हमारा इकोनॉमिक प्लस जियोग्राफिक टेरिटरी है, इकोनॉमिक और ज्योग्राफिक टेरिटरी का मतलब क्या है कि हमारी कंट्री के ज्योग्राफिकल या इकोनॉमिक रीजन में हम उस करेंसी को यूज कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते उससे। मान लीजिए आप रुपीस को आप यूएस में जाके यूज नहीं कर सकते, आप यूके में जाके यूज नहीं कर सकते, या किसी और यूरोपियन नेशन में या साउथ ईस्ट एशियन नेशन में जाकर हम अपनी करेंसी को यूज नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा दूसरी कंट्री की करेंसी में जिस जगह पर हम ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं। इज दैट ओके? Yes, sir. ठीक है, तो जनरल एक्सेप्टेंस है किसमें? जो हमारा इकोनॉमिक और ज्योग्राफिक रीजन है उसी के अंदर अंदर हमें जनरल एक्सेप्टेंस है इसकी। इसमें कोई डाउट है, कोई सवाल पूछना तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो किसी भी चीज को मनी कहलाने के लिए सबसे पहले उसमें जो चीज की जरूरत है, सबसे पहला जो एलिमेंट रिक्वायर्ड है वो है जनरल एक्सेप्टेंस, कि जनरल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। दूसरा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट डज मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स। नाउ नेक्स्ट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि an individual or organization can use the money, designated money, designated मतलब जिस भी चीज को मनी आप कह रहे हैं, use the money for settlements,
सेटलमेंट्स ऑफ डेट्स। यही मतलब है एक्सचेंज का, ऊपर जो अभी हमने पढ़ा सेटलमेंट्स ऑफ डेट्स, कि उसको हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हैं। यानी कि सपोज करो जब मनी की एब्सेंस थी तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करने हैं, अब वो बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। अब जो प्रेवलेंट है, आप अब जो सिस्टम प्रेवलेंट है वो सिस्टम प्रेवलेंट है एक तरीके से क्या कहते हैं कि मॉनेटरी सिस्टम। अब मनी एग्जिस्ट करती है, मार्केट सिस्टम है। तो अब इस मार्केट सिस्टम में क्योंकि सोसाइटी इतनी ज्यादा डेवलप्ड हो गई है तो मनी की जरूरत महसूस होने लगी, तो मनी इन्वेंट हुआ, मतलब कि मनी को इन्वेंट किया गया, मनी को बनाया गया और उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया गया। यानी कि मनी का कोई और काम नहीं है, आप उसे बेसिक फंक्शन उसका यही है कि आप उसे ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, आप उसे एक तरीके से डेट्स की सेटलमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। देयर इज नो अदर यूज ऑफ मनी, कि उससे आप पेमेंट कर रहे हैं। यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब एक तरीके से हो गया मीन्स ऑफ पेमेंट, कि पेमेंट करने का एक तरीका है कि मनी की फॉर्म में हम किसी भी चीज की वैल्यू को हम पे कर सकते हैं। ये मतलब है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का, किसी भी चीज की और कितने भी रुपए की, कितने भी अमाउंट की वैल्यू को हम सेटल कर सकते हैं। इज दैट ओके? यस सर। ठीक है, ये मतलब हो गया। यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब हो गया कि बायर भी एंड सेलर भी, बायर और सेलर दोनों ही उसको एक्सेप्ट करेंगे फॉर ट्रांजैक्शन पर्पसेस, फॉर ट्रांजैक्शन पर्पसेस और एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और फॉर मेकिंग पेमेंट्स, दोनों ही उसको यूज करेंगे। बायर भी उसको यूज करेगा और सेलर भी यूज करेगा, किसको? मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि जो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एलिमेंट है, वो हमें क्या देखना है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का है। नेक्स्ट एस्पेक्ट है मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। हालांकि ये दोनों अलग अलग काम हैं, पर क्योंकि ये दोनों काम एक साथ होते हैं तो इसलिए एक साथ लिखे जाते हैं, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट डज मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स। मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू को आप यूनिट ऑफ अकाउंट भी कह सकते हैं। ठीक है, मेजर ऑफ वैल्यू को आप यूनिट ऑफ अकाउंट भी कह सकते हो। यूनिट ऑफ अकाउंट मतलब कि आपने डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज हैं, तो आप क्या करते हो, अगर मनी नहीं है तो आपने कहा 5 एप्पल्स, ये रेशो आपने डिसाइड किया, इज इक्वल्स टू 2 ऑरेंजेस। देयरफॉर 1 एप्पल इज इक्वल्स टू 2/5 ऑरेंजेस। ठीक है, या आप कह सकते हो कि 1 ऑरेंज इज इक्वल्स टू 1 ऑरेंज इज इक्वल्स टू orange is equals to 5/2 apples, or you can say 1 orange is equals to 2.5 apples. Am I right? अब ये रेशो तो हुई सिर्फ एप्पल ऑरेंज की। ऐसी एप्पल की आप रेशो बनाओगे ट्रांजैक्शन के लिए वीट के साथ, ऐसे ही राइस के साथ बनाओगे, ऐसे ही शुगर के साथ बनाओगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हो क्या रहा है कि अगर मनी एग्जिस्ट नहीं करती है तो नंबर ऑफ कमोडिटीज की जो आप रेशो डिसाइड करोगे, तो वो रेशो डिसाइड करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो मनी क्या होती है, मनी को एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट लिया जा रहा है। यानी कि ये मनी एक तरीके से स्केल का काम कर रही है। स्केल क्या काम करता है, स्केल यूज में होता है, स्केल का मतलब होता है मेजरमेंट टूल।
स्केल क्या होता है? मेजरमेंट टूल होता है कि किसी भी चीज को आपने मेजर करना है तो उसके लिए हमें स्केल होता है। जैसे कि यूजुअली हम जो स्केल यूज करते हैं वो डिस्टेंस या लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमने एक स्केल बना लिया तो उसमें इंच सेंटीमीटर लिखा होता है ना, फीट होता है, फिर ऐसे मीटर स्केल भी आता है, अदर अदर तरह के स्केल्स आते हैं। तो वो उस पे जो यूनिट मेंशन है वो यूनिट है डिस्टेंस को या लेंथ को मेजर करने के लिए। बट ऐसे ही अगर किसी चीज की वैल्यू को मेजर करना हो तो फिर क्या होगा? वैल्यू को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? मनी को यूज करते हैं। मनी जो है उसको हम वैल्यू, यानी कि किसी भी चीज की जो वैल्यू होती है उसको मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या करते हैं? मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। इज दैट ओके? हेलो? यस सर। ठीक है, तो उसको हम मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ये मतलब है मेजर ऑफ वैल्यू का। जैसे ₹5 इज इक्वल्स टू 1 पेन। ठीक है, ऐसे ही ₹10 इज इक्वल्स टू 1 नोटबुक सपोज कर लो। तो अब एक तरीके से बार्टर में क्या हो गया? 2 पेन इज इक्वल्स टू 1 नोटबुक। देयरफॉर 1 पेन इज इक्वल्स टू 1 नोटबुक बाय 2। अब ये जो रेशो आया है वो इस प्राइस से भी यही चीज रिफ्लेक्ट होगी। आप देख लीजिए कि नोटबुक का प्राइस कितना है? ₹10। तो एक पेन की कीमत क्या होगी? 10/2 यानी कि ₹5। एम आई राइट? हेलो? यस सर। ठीक है ना? तो अब मनी क्या है? ये वैल्यू को मेजर करके बताती है कि भाई कौन सी कॉमोडिटी, कौन सी भी जो आइटम है, जो आर्टिकल है, कुछ भी है, गुड्स है, सर्विसेज है, एनीथिंग, उसकी वैल्यू को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। ये मतलब है मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ अकाउंट या स्केल का। इज दैट ओके? हेलो? नेक्स्ट यस सर। पॉइंट इस डेफिनेशन में है, नेक्स्ट पॉइंट है स्टोर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की वैल्यू को स्टोर करने का मतलब क्या होता है? यस, हेलो? सर इसको स्टोर करके रख सके, मतलब मतलब जगह भी कम ले और ज्यादा दिन तक है। हाँ, हाँ, अच्छा। और कुछ? और कुछ? सर मनी की फॉर्म में हम डेट ले सकते हैं, लेकिन अगर हम गुड्स एक्सचेंज करते हैं तो उसमें डेट नहीं ले सकते अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक। सर अगर स्टोर करके कुछ दिन रखते भी है तो उसका वैल्यू उतना ही रहेगा, ऐसा नहीं कि पुराना हो गया तो वैल्यू कम हो जाएगा। मतलब डेप्रिसिएशन नहीं लगता है इस पे, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। यस सर। डेप्रिशिएट नहीं होता। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा है, सही बताया आपने। मैं इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूँ। अब हमने कहा कि भाई स्टोर ऑफ वैल्यू, अब किसी भी चीज की वैल्यू को स्टोर करना है तो ये स्टोर ऑफ वैल्यू का फंक्शन इसकी दो फीचर्स के कारण हो पाता है। सबसे पहली फीचर क्या है कि डिनोमिनेशंस एंड पोर्टेबिलिटी। ये पोर्टेबल है, इसमें डिफरेंट डिनोमिनेशंस हैं, डिफरेंट डिनोमिनेशंस है, यानी कि आप मनी को डिफरेंट डिनोमिनेशंस में डिफरेंट अमाउंट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 50 पैसे का कॉइन भी है, 1 रुपी कॉइन भी है और नोट्स भी हैं। अब तो दिखते नहीं है पर नोट्स भी होते हैं 1 रुपी के। और अब तो 2 रुपी कॉइन भी है और 2 रुपी के नोट्स भी होते हैं, बट अब नज़र नहीं आते हैं, वो एक अलग बात है। 5 रुपी कॉइन भी है
और 5 रुपये के नोट्स भी हैं, ये भी कम नजर आते हैं। 10 रुपी के कॉइन्स भी हैं और नोट्स भी हैं, ठीक है। इसी तरीके से 20 रुपी के कॉइन्स भी हैं और नोट्स भी हैं। 20 रुपए के कॉइन्स भी आ गए, मैंने देखा अभी कुछ दिन पहले ना, 2-4 दिन पहले मेरा बेटा ही दिखा रहा था मुझे, 20 रुपीज का नया कॉइन आया, कोई इसको मिला होगा कहीं शॉप पे कहीं गया होगा तो आई थिंक 20 रुपीज के भी कॉइन्स आ गए हैं। इसको कंफर्म कर लेना आप वैसे, क्योंकि मैंने देखा इसलिए मैंने ये लिखा है। यस सर, आ गए हम। ठीक है, तो और आ गए हैं। सर सर 50 पैसे का सर कॉइन चल रहा है अभी? 50 पैसे का चल रहा है कॉइन? शायद नहीं चल रहा। हाँ, मतलब अब देखने को कम मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि 50 पैसे अब बहुत छोटी वैल्यू हो गई है, तो लोग मतलब कि उसका जो यूजफुलनेस है वो खत्म होती जा रही है ना। ऐसे ही 50 रुपीज भी हैं, 50 रुपी के नोट्स भी हैं, 100 रुपी के नोट्स भी हैं, रुपीज के नोट्स भी हैं। ऐसे ही 200 का भी है अब तो नोट्स भी हैं। ऐसे ही 500 रुपीज के नोट्स भी हैं। ऐसे ही 2000 रुपीज का नोट्स भी हैं। तो ये सारी डिफरेंट डिनोमिनेशंस हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग करेंसी में, इंडियन करेंसी में प्रेवलेंट है। अब ये जो इतनी डिफरेंट डिनोमिनेशंस हैं, इन डिनोमिनेशंस की वजह से ही हम डिफरेंट अमाउंट्स पे करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मुझे किसी को पे करने हैं ₹1,50,490, ये इतना रुपए मुझे पे करने हैं सपोज करो, तो ये 1,54,970 रुपीज पे करने हैं, तो आई एम एबल टू पे दैट। क्यों? क्योंकि मेरे पास डिफरेंट डिनोमिनेशंस हैं। अगर सिर्फ सिंगल डिनोमिनेशन हो, सपोज करो किसी के पास 2000 रुपीज का ही नोट्स हो किसी कंट्री में, तो वो सिर्फ 2000 के मल्टीपल्स में ही पेमेंट कर पाएगा। अगर उसे 1500 की पेमेंट करनी होगी, ही विल नॉट बी एबल टू पे। इज दैट ओके? यस सर। अब आप यस कहोगे सर। सर ठीक है, फिर तो ऐसा करो 50 पैसे के सिक्के प्रिंट कर लो या कॉइन्स बना लीजिए 1-1 रुपए के। तो उसमें हमें पोर्टेबिलिटी भी देखनी है। मैंने बताया ना कि पोर्टेबल भी होना चाहिए। पोर्टेबल मींस इजी टू कैरी, इजी टू कैरी एनीवेयर, कहीं पर भी ले जाने योग्य भी होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मान लीजिए 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, 1 लाख रुपए के सिक्के अगर आप इकट्ठे करोगे तो उनका वेट पता है कितना हो जाएगा? हेलो सर बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा हो जाएगा। और ऐसे ही किसी ने 1 करोड़ की पेमेंट करनी हो तो वो तो फिर मर गया, ट्रक में जाएंगे पैसे, टेम्पू बुलाना पड़ेगा, और टेम्पू में हमने पैसे रखेंगे तो टेम्पू कहां जाएगा हमें खुद पता नहीं चलेगा। हेलो, यस। यस समझ में सर। आ रहा यस है? सर। तो इसलिए क्या है कि स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए ये जो फीचर है कि वो डिनोमिनेशंस डिफरेंट होनी चाहिए और उसको पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, कि ये जो है ये जरूरी है, तभी आप स्टोर ऑफ वैल्यू को उसको कर पाओगे, यानी कि तभी उसको एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू यूज कर पाओगे। ठीक है ना? कि क्यों? इसलिए क्या है, डिफरेंट डिनोमिनेशंस होने से, इसीलिए हर डिनोमिनेशन का कॉइन नहीं है। ये कॉइन्स इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि 10-20 रुपए में हम ज्यादा पेमेंट नहीं होते और उनका वेट भी कुछ नहीं होता। सपोज करो आपको 10-10 के 10 सिक्के और रोज कैरी करनी पड़े पॉकेट में, तो कितना हैवी पॉकेट लगता है हमें, क्योंकि हमें आदत नहीं है ना पॉकेट में इतना वेट कैरी करने का। ठीक है? अपार्ट फ्रॉम मोबाइल भी आजकल तो हल्के स्लिम आने लग गए हैं, वो वेट की वजह से ही। तो पोर्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। दूसरा चीज क्या है कि दूसरा जो एस्पेक्ट है स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए, वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो हमने ऊपर पढ़ा। इसका मतलब क्या है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्लस डिफरेंट डिनोमिनेशंस
प्लस पोर्टेबल, ये सब फीचर्स मिलकर मनी को हेल्प करती हैं या मनी को हम यूज करते हैं एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। इसको हम यूज करते हैं एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ये परफॉर्म करती है। क्यों परफॉर्म करती है? क्योंकि इसमें ये तीनों फीचर्स हैं एक तरीके से, ये दोनों फीचर एक साथ और एक फीचर ये, तो ये दो फीचर्स हैं। और ये दोनों फीचर कौन से हैं? ये लिक्विडिटी प्रॉपर्टी ऑफ मनी को एंश्योर करते हैं। ये दोनों मिलकर मनी को क्या बनाते हैं? लिक्विडिटी देते हैं, लिक्विडिटी प्रॉपर्टी एंश्योर करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मनी। कि मनी की ये लिक्विडिटी प्रॉपर्टी को एंश्योर करते हैं कि मनी जो है वो एक लिक्विड एसेट है। यानी कि लिक्विड क्यों है? कि उसको किसी भी चीज में कन्वर्ट किया जा सकता है एट ऑल द टाइम्स, दैट इज व्हाट इट मींस। यानी कि आप इसको स्टोर ऑफ वैल्यू क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, डिफरेंट डिनोमिनेशन है और पोर्टेबल है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एनी टाइम, एनी टाइम, किसी भी समय। ऐसा नहीं है कि सुबह 9 बजे तो आप एक्सचेंज कर सकते हो, रात को 12 बजे आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। किसी भी टाइम आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास उतना अमाउंट होना चाहिए, उतना रिक्वायर्ड करेंसी आपके पास होनी चाहिए। तो किसी भी टाइम पर और किसी भी स्थान पर, एनी टाइम एंड एनी प्लेस। जो भी मैंने प्लेस, जब मैं प्लेस कह रहा हूं तो मेरा प्लेस से मतलब है कि इसकी जो हमने ये इकोनॉमिक और ज्योग्राफिकल टेरिटरी की बात की है, तो ये इकोनॉमिक और ज्योग्राफिक टेरिटरी का एंश्योर होना बहुत जरूरी है। इसी के विद इन टेरिटरी में आप उसको एज अ लिक्विड एसेट यूज कर पाओगे, एज अ लिक्विडिटी प्रॉपर्टी यूज कर पाओगे। और क्योंकि उसमें वो लिक्विडिटी प्रॉपर्टी है, इसीलिए उसको हम स्टोर ऑफ वैल्यू है। कि मनी की फॉर्म में हम डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं, उनकी वैल्यू को हम स्टोर करके अपने पास रख सकते हैं। इज दैट ओके? हेलो, यस सर। ठीक है, समझ में आया है? तो ये थी भाई आंसर था क्वेश्चन का, व्हाट इज मनी। की मनी का मतलब क्या होता है, इसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, लिक्विडिटी प्रॉपर्टी क्या है, यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है, ये हमने सब डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई विल प्रोसीड फर्दर। यस, किसी को कोई सवाल पूछना है आप में से? जितने भी स्टूडेंट्स आप हैं आज, सिर्फ 14 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, 13 ने, 14 तो मैं ही हूं। ये 14 में भी 2 नाम मेरे नीचे, यानी कि 12 नहीं ज्वाइन किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 विशाल अंदर, ओनली 12 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड, यू नो। एनीवेज, बताइए कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो बताइए, अदरवाइज आई विल प्रोसीड फर्दर। है कोई क्वेश्चन जानना चाहता है आप में से कोई कुछ? नो सर। नो सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है एक तरीके से टाइप्स ऑफ मनी का टॉपिक है ये। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे ये है टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी, कि मनी कितने तरह की होती, किस तरह की होती, तो जो आपका सिलेबस है, रीडिंग्स है, उसके हिसाब से हम देख रहे हैं। सबसे पहले आता है कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी, अब कमोडिटी मनी का मतलब क्या है कि जब हम कमोडिटी मनी की बात करते हैं तो इसका मतलब है आइटम्स यूज्ड एज मनी that also have intrinsic value in some other use। ठीक है, कमोडिटी का मतलब क्या है कि वो सारे आइटम्स, वो सारी चीजें एक तरीके से जिनमें कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है। क्या वैल्यू है? इंट्रिंसिक वैल्यू है।
इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक मूल्य है, यानी कि अगर उसको हम एज अ मनी यूज ना भी करें तो उसका कुछ ना कुछ और अदर यूज है, कोई और किसी और तरह से उसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, गोल्ड। आप गोल्ड की फॉर्म में मनी को, पहले तो सोने की अशर्फियां ही चलती थी, आपने किससे कहानियों में सुना होगा ये सब चीजें, ठीक है। पहले तो सोने की अशर्फियां ही चलती थी, बट जो सोने की अशर्फियां थी वो क्या थी, वो एज अ मनी यूज होती थी, पर उसके अलावा गोल्ड का कुछ अलग यूज भी है, उसको हम एज अ ऑर्नामेंट्स, एज अ ज्वेलरी यूज कर सकते हैं। गोल्ड अपने आपे में एक ऐसा मेटल है जिसकी वैल्यू है, सिल्वर ऐसा कोई मेटल है जिसकी वैल्यू है, आयरन ऐसा मेटल है जिसकी कोई अदर वैल्यू है, यानी कि क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो, यस सर। Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। तो कमोडिटी का मतलब है कि जब किसी भी ऐसी आइटम को हम यूज करें जिसकी एज अ मनी तो उसकी वैल्यू है ही, बट एज अ मनी के अलावा अगर उसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में यूज ना भी करें, उसको स्टोर ऑफ वैल्यू के फॉर्म में यूज ना भी करें, उसको हम मेजर ऑफ वैल्यू के यूज फॉर्म में यूज ना भी करें, तो भी उसका कोई ना कोई अदर यूज होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो क्वालिटी है, जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के बेसिस उसको अदर चीजों की फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है, एटसेट्रा। तो ये है क्या, उसको बोलते हैं मनी। हां, वो बात अलग है कि जो डिफरेंट आइटम्स होंगे, उनमें बहुत सारे आइटम्स होंगे जिनमें कई बार क्या हो सकता है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो हो वो ज्यादा हो, किससे? फेस वैल्यू से। अभी मैं इसको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। और ये तो एक पॉइंट है, इंट्रिंसिक वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा होने का मतलब क्या है। सपोज करो आपने 10 ग्राम ऑफ गोल्ड ले लिया, एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा इस पे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए। सपोज आपने एज एन एग्जाम्पल 10 ग्राम ऑफ गोल्ड ले लिया। अब 10 ग्राम ऑफ गोल्ड की अगर हम मार्केट वैल्यू लें, आज की डेट में 10 ग्राम ऑफ गोल्ड कितने रुपए का है भाई बताइए जरा, गोल्ड का क्या रेट है? अपने मोबाइल में चेक कीजिए फटाफट। यस, मोबाइल में चेक करो आज का गोल्ड का क्या रेट है 10 ग्राम का। यस, सर अप्रॉक्स 48,000। कितना है? अप्रॉक्स 48,000। अप्रोक्सीमेटली 48,000। तो मैं 48,000 ही मान लेता हूं, ठीक है। यानी कि 10 ग्राम ऑफ गोल्ड जो है उसकी मार्केट में एज अ गोल्ड, सिर्फ एज अ गोल्ड वैल्यू कितनी है? 48,000। अब इसी गोल्ड की अगर ज्वेलरी बन जाए, 10 ग्राम ऑफ गोल्ड की अगर आप रिंग बना लो, तो रिंग की वैल्यू क्या होगी? यस, हेलो स्टूडेंट्स। 48,000 होगी सर। अरे भाई 48,000 तो गोल्ड गोल्ड की वैल्यू है, रिंग में रिंग मेकिंग भी तो होगी, मेकिंग यस सर, चार्जेस भी यस तो होते हैं ज्वेलरी में। तो 50,000 मान लो। तो मान लेते हैं 50,000 है, ठीक है। तो गोल्ड की एज अ गोल्ड वैल्यू है 48,000, गोल्ड की एज अ रिंग वैल्यू हो गई 50,000। ऐसे ही गोल्ड के अगर रिंग में भी डिजाइनिंग अलग अलग तरह की है तो वैल्यूएशन बदल जाता है, वो उसका, इज दैट ओके? वैल्यूएशन बदल जाता है, क्यों? क्योंकि वो मेकिंग चार्जेस, वो कहते हैं भाई कारीगर ने इस पे देखो डिजाइनिंग अलग तरह की किया, कोई प्लेन रिंग होगी तो वो सस्ती पड़ेगी, उसकी मेकिंग सस्ती है, अगर उसमें किसी तरह का डिजाइन बना हुआ है तो उसकी मेकिंग थोड़ी सी महंगी हो जाती है। फिर ये ज्वेलरी के थोड़े से वो हैं टर्म्स कंडीशंस हैं जिनके बेसिस पर वो चार्ज करते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए 10 ग्राम ऑफ गोल्ड को हमने एक कॉइन की फॉर्म दे दी और उस कॉइन पे हमने लिख दिया ₹1000, ठीक है भाई। as it is a gold coin, let me use some golden sort of color for this, कि गोल्ड कॉइन सा नजर आए, ये गोल्ड का कॉइन है। मैं इस पे फिर दोबारा से ब्लैक कलर से 1000 लिख दूंगा। अब ये गोल्ड कॉइन बना दिया, स्वर्ण मुद्रा बन गई, ठीक है।
ये गोल्ड कॉइन बनी. So let's assume this is the gold coin and let's write ₹1000. अब इस कॉइन का जो वेट है वो कितना है? 10 ग्राम. Am I right? हेलो. यस सर. तो इसकी जो फेस वैल्यू है वो है ₹1000 और जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कितनी है? 48,000. क्योंकि गोल्ड को एज अ गोल्ड कितने रुपए का आप सेल कर सकते हो? 48,000. एम आई राइट? हेलो. यस. ठीक है. तो ऐसी चीजें हो सकती है जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा हो, ऐसे ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं. बट जब हम ऐसे कंडीशन रखते हैं तो उसमें फिर हमारे पास मनी की डेफिशिएंसी रहेगी. इस तरह के आइटम को कोई भी एज अ मनी यूज नहीं करेगा, क्योंकि जब वो इसको एज अ मनी देगा तो सिर्फ 1,000 रुपए का सामान ले पाएगा, पर जब इसको वो एज अ गोल्ड देगा तो वो उससे 48,000 रुपीज का सामान ले पाएगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता मनी की. यानी कि जब भी हम किसी चीज को एज अ मनी यूज करें तो उसके लिए जरूरी है कि जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो लेस हो. जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कम हो उसकी फेस वैल्यू से. अब फेस वैल्यू से कम किस लिए हो? ताकि लोग उसको एज अ मनी यूज करें. अगर वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा है तो उसको कोई एज अ मनी यूज नहीं करेगा, उसको वो एज अ गोल्ड ही यूज करेंगे, क्योंकि वो एज अ गोल्ड उनको ज्यादा वैल्यू दिला रहा है, ज्यादा वैल्यू के गुड्स और सर्विसेज दिला रहा है. एम आई राइट? हेलो. यस सर. ठीक है. तो इसलिए मनी में क्या होता है? कमोडिटी मनी को तो हम यूज करते हैं, बट कमोडिटी मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, पर कमोडिटी मनी को यूज करने के लिए उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को ध्यान में रखने के लिए ये जरूरी है. ये कैसा है? जरूरी है कि इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी फेस वैल्यू से कम होनी चाहिए. यानी कि जब अगर मैं ये गोल्ड बनाऊं और उस पर वैल्यू मैंने 1,000 रुपीज रखी है और उस गोल्ड कॉइन को बनाने के लिए मुझे 10 ग्राम ऑफ गोल्ड की यूज करना पड़ रहा है, तो या तो मैं उसकी फेस वैल्यू 48,000 से ज्यादा लिखूं. यानी कि एक गोल्ड कॉइन अगर 10 ग्राम का है और उसकी वैल्यू 48,000 है तो उसको मुझे 50,000 की या उससे ज्यादा की वैल्यू, फेस वैल्यू मार्क करनी पड़ेगी, तभी उसको लोग एज अ मनी यूज करेंगे. नहीं तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्योंकि है, उसको एज अ मेटल ही यूज करेंगे, एज अ कमोडिटी यूज करना पसंद करेंगे इंस्टेड ऑफ मनी. इज दैट ओके? हेलो. यस सर. कमोडिटी मनी समझ में आया है? यस सर. ठीक है. अब आता है नेक्स्ट टोकन मनी. अब आता है नेक्स्ट टोकन मनी और फिएट मनी. नेक्स्ट आता है फिएट मनी और टोकन मनी. अब फिएट मनी क्या, टोकन मनी क्या होते हैं? इसका मतलब क्या होता है? आइटम्स designated as money that are intrinsically worthless. सॉरी. ये फिएट मनी या टोकन मनी उस मनी को बोलते हैं जिनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू एक तरीके से वर्थलेस होती है. इंट्रिंसिक उनकी वैल्यू कुछ होती नहीं है, वो किसी काम की ही नहीं है चीज. ठीक है. उसको हम बोलते हैं फिएट मनी या टोकन मनी. जैसे मैं आजकल के एग्जांपल देता हूं. अगर हम करेंसी नोट्स को लें, करेंसी नोट्स को
अगर हम क्या है उसमें क्या यूज हो रहा है, पेपर यूज हो रहा है प्लस इंक यूज हो रही है कुछ जो उसकी प्रिंटिंग करती है। एम आई राइट? हेलो स्टूडेंट्स, एम आई राइट? यस सर। ठीक है, एज अ पेपर यूज हो रहा है और एज अ इंक यूज हो रहा है, उसकी इंक यूज हो रही है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें, इस केस में क्या हो रहा है कि भाई हम इसको पेपर एज अ पेपर यूज कर रहे हैं और एज अ इंक यूज कर रहे हैं। अगर मान लीजिए उसके ऊपर जो वो प्रिंटिंग हो रखी है, जिस तरह से प्रिंटिंग हो रखी है, या उसके ऊपर जिस तरह का प्रॉमिस किया गया है, यानी कि गवर्नमेंट का जो लीगल टेंडर है, अगर लीगल टेंडर उसके ऊपर ना हो तो आपको लगता है उस कागज की कोई वैल्यू होगी? नो सर। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2000 कब किया था ये नोटबंदी, कब हुई थी ये? 16 में? 8 नवंबर 2016। हाँ 2016 में ही हुई ना, 2016 में 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन किया गया था, है ना? यस सर। है ना, नोटबंदी की गई। तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितने भी 1000 के या 500 के नोट थे उनसे लीगल टेंडर वापस ले लिया था। तो लीगल टेंडर वापस लेते ही वो जो 500 का नोट था वो क्या हो गया, मिट्टी हो गया ना वो। फिर यस सर। उसको आप एज अ पेपर ही यूज कर सकते हो ना, कि टिश्यू पेपर की जगह अपना पसीना और हाथ साफ करो और फेंक दो, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो करेंसी नोट्स यानी कि जिन जिन आइटम्स को आप पेपर मनी या इंक की फॉर्म, यानी कि जिनकी वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू वर्थलेस होती है, उसका कोई और यूज है ही नहीं। ठीक है, यानी कि मेटीरियलिस्टिक यूज नहीं है ज्यादा, इस तरह का ज्यादा यूज नहीं है कि जो कोई हमारे वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा दे सके, ऐसा कोई यूज नहीं है। इसलिए उसको हम लोग फिएट मनी या टोकन मनी कहते हैं। इज दैट ओके? यस सर। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसको टोकन मनी या फिएट मनी कहते हैं। इसी तरह से एक टर्म आती है करेंसी डिबेसमेंट। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि ये टर्मिनोलॉजी आपकी एग्जाम में आ सकती हैं डिफाइन करने के लिए। करेंसी डिबेसमेंट, करेंसी डिबेसमेंट, करेंसी डिबेसमेंट क्या मतलब, क्या होता है? इसका मतलब है द डिक्रीज इन द वैल्यू of money that occurs when its supply is increased rapidly। अब होता क्या है, इसका मतलब क्या है करेंसी डिबेसमेंट का मतलब, कि जब मनी की सप्लाई बढ़ती है, या आपने मनी एंड बैंकिंग में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैं फिर भी एक बार बता रहा हूं कि जब मनी सप्लाई बढ़ती है, जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन होगा, यस और नो? और यस सर। इन्फ्लेशन यस सर। होगा तो मनी की वैल्यू जो होगी, वैल्यू ऑफ मनी जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। वैल्यू ऑफ यस मनी सर। क्या हो जाएगी? डिक्रीज करेगी। वैल्यू ऑफ मनी के डिक्रीज होने का मतलब क्या है? डिक्रीज इन परचेजिंग पावर, डिक्रीज इन परचेजिंग पावर, कि मनी की जो है परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। तो जैसे ही ये परचेजिंग पावर कम होगी, इसको बोलते हैं करेंसी डिबेसमेंट। इज दैट ओके? यस हेलो, सर। क्योंकि बहुत ज्यादा सप्लाई बढ़ गई, आपने मनी सप्लाई को एक्सपेंड कर दिया बाय प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी और अदरवाइज, जिसकी वजह से क्या हुआ, उससे इन्फ्लेशन हुआ और जिससे उसकी मनी वैल्यू कम हो गई, उसको बोलते हैं करेंसी डिबेसमेंट। क्या ये सब समझ में आया है? हेलो, यस सर। तो आज फिर इतना ही करते हैं, ठीक है? आज के लिए बहुत है, इसको पढ़िए आप लोग, और कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लीजिए। है कोई डाउट? सर नो इससे सर। रिलेटेड डाउट नहीं है, लेकिन एक वैसे चीज पूछनी है। हाँ पूछिए बेटा, पूछिए। सर अभी कल ग्रुप में डेट शीट आई थी, तो उसमें जनरिक इलेक्टिव में हमारा मनी एंड बैंकिंग दिया हुआ था, हाँ और ना इंडियन इको था ना पब्लिक फाइनेंस था।
तो वो फिर डेट शीट उनके लिए आई होगी जो आपसे नहीं सर, पहले जो उसमें बच्चे पढ़े ना मनी बैंकिंग का, वो कॉरस्पॉन्डेंस नहीं वालों सर। की होगी डेट शीट। सर सर फोर्थ मैंने तो सेमेस्टर का साइट लिखा पे हुआ चेक था। किया था, तो एक फोर्थ मिनट, सेमेस्टर ही लिखा हुआ था। पे चेक किया था तो वो बीकॉम ऑनर्स के जनरल इलेक्टिव में आ रही थी, जिनका एडमिशन 2019 में हो, मतलब हमारे वाले बैच का। उसमें मनी बैंकिंग दिखा रहा है। यस सर, और इंडियन इको और पब्लिक फाइनेंस है ही नहीं कहीं पे भी। कहीं पर भी नहीं है। तो नो सर। मैं तो इस बारे में खैर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो डेट शीट उन्होंने बनाई है। अब हमें तो जिस सेमेस्टर का जो सिलेबस बोला गया हम तो उसी तरह से पढ़ा रहे हैं बेटे। अब इसके लिए तो आप या तो कॉलेज में बात कीजिए, मैं भी कल बात करता हूँ कॉलेज में कि क्या चक्कर है, यूनिवर्सिटी में भी मैं देखता हूँ अगर हो सकता है तो। ठीक है, ओके सर। क्योंकि हमें तो एज अ टीचर, हमें जिस सेमेस्टर में आप आए और जो पेपर फ्लोट कॉलेज ने किए और जो भी सिलेबस है, हम तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पढ़ा रहे हैं। अब उन्होंने वहाँ डेट शीट किस हिसाब से बनाई है, वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट, इवन आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। वो हो सकता है कि कॉरस्पॉन्डेंस वालों का भी पेपर होगा अभी, तो हो सकता है कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स वालों के लिए हो वो मनी एंड बैंकिंग का पेपर। ठीक है, वैसे आप ओके लोगों सर। का तो मनी बैंकिंग का हो चुका है ना पेपर। यस सर, हो यस यस चुका है। सर। बस तो फिर आप लोगों को बॉदरेशन की जरूरत नहीं है फिर। ठीक है, बाकी इसकी एक दो दिन में ओके क्लैरिफिकेशन आ सर। जाएगी, क्योंकि ये डाउट सिर्फ आपका अकेले को, आपको तो होगा नहीं। ठीक है ना, यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे होंगे सभी को होगा। तो उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन आ जाएगा, कुछ ना कुछ उस पर क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं उस पर देखता हूँ क्या, कहाँ से क्या कुछ किया जा सकता है, फिर उस हिसाब से देख लेंगे, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है भाई, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।